चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है कि चैनल में यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें वीडियो कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा तो दूसरों तक पहुंचाने में पुनीत कार्य करें, दूसरों तक पहुंचाएं। तो बिना देर किए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये जो वीडियो है ये भारत के संविधान निर्माता परम श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऐतिहासिक भाषण पर आधारित है, जो कि भारतीय संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। ये संविधान प्रारूप के तीसरे वाचन के बाद की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के विषय में क्या कहते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपने कहा कि संविधान के पक्ष या समर्थन में जितना भी कहा जा सकता था वह सब मेरे मित्रगण सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णामाचारी द्वारा कहा ही जा चुका है। इसलिए मैं संविधान की खूबियों अच्छाइयों में नहीं जाना चाहता, नहीं जाऊंगा। कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसका खराब सिद्ध होना निश्चित है यदि उसको लागू करने वाले लोग ही खराब निकले। कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसका खराब संविधान होना निश्चित है यदि उसको लागू करने वाले लोग ही खराब निकले। उसी प्रकार कोई संविधान कितना ही खराब क्यों न हो, वह एक अच्छा संविधान सिद्ध हो सकता है यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे निकले। किसी संविधान की सफलता और कार्यसिद्धि पूरी तरह संविधान की प्रकृति पर ही निर्भर नहीं होती है। संविधान तो केवल राज्य के अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को ही प्रदान कर सकता है। जिन कारकों पर उन अंगों की कार्यसिद्धि निर्भर है, वे कारक तो लोग और अपनी इच्छाओं तथा राजनीति को कार्यान्वित करने के लिए औजारों के रूप में उनके द्वारा गठित किए जाने वाले राजनीतिक दल ही होंगे। कौन कह सकता है कि भारत के लोग, उनके राजनीतिक दल भविष्य में कैसा व्यवहार बर्ताव करेंगे? वे अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपायों को ही मानेंगे या फिर वे उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खूनी क्रांति के क्रांतिकारी उपायों को अपनाना पसंद करेंगे? अगर वे क्रांतिकारी हिंसा के उपायों को अपनाते हैं तो संविधान कितना ही अच्छा भला क्यों ना बना रहे। यह बताने के लिए तो किसी वक्ता की जरूरत कतई नहीं रह जाती, अर्थात बिल्कुल जरूरत नहीं रह जाती कि संविधान असफल हो जाएगा। इसलिए भविष्य में भारत के लोग, उनकी पार्टियां जो संभावित भूमिका निभाने वाली हैं, उनके संदर्भ को ध्यान में रखे बिना संविधान पर कोई फैसला देना बेकार है। संविधान की आलोचना, भर्त्सना, निंदा काफी हद तक दो ठिकानों से की गई है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से। वे संविधान की आलोचना करते क्यों हैं? क्या इस वजह से कि
यह संविधान वास्तव में एक खराब संविधान है। वे संविधान की भर्त्सना इसलिए करते हैं क्योंकि वे संविधान संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। संविधान खराब है, इस प्रश्न का उत्तर है, मेरा कहना है नहीं, संविधान खराब नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी तो एक ऐसा संविधान चाहती है जो सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित हो। समाजवादी दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज जिसे वे चाहते हैं वह यह है कि अगर वे सत्ता में आ जाएं तो संविधान उन्हें निजी संपत्ति का बिना मुआवजा दिए राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण करने की आजादी जरूर दें। समाजवादी जो दूसरी चीज चाहते हैं वह यह है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अबाध या निरंकुश एवं बिना किसी सीमाओं प्रतिबंधों के होने चाहिए, ताकि अगर कहीं उनकी पार्टी सत्ता में आने से असफल रहे तो उन्हें न केवल राज्य की आलोचना करने की बल्कि राज्य को उखाड़ फेंकने की भी आजादी हासिल हो, खुली छूट हो उन्हें। अगर वे मुख्य आधार हैं जिनको लेकर संविधान की आलोचना, भर्त्सना, निंदा की जा रही है, मैं नहीं कहता कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का एकमात्र आदर्श रूप है। मैं नहीं कहता कि बिना मुआवजा दिए निजी संपत्ति का कोई अधिग्रहण नहीं का सिद्धांत इतना ज्यादा परम पवित्र है कि उससे हटकर जाया ही नहीं जा सकता। मैं नहीं कहता कि मौलिक अधिकारों को कभी उन्नत किया ही नहीं जा सकता। मैं जो कहता हूं वह बस इतना भर है कि संविधान में समाहित सिद्धांत तो मौजूदा पीढ़ी के ही विचार हैं, और यदि आप इसको एक अत्युक्ति माने तो मैं कहूंगा कि वे संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। इन्हें संविधान में समाहित करने के लिए प्रारूप समिति को दोष क्यों दें? विचारणीय मुद्दा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सभा के सदस्यों को भी दोष क्यों दें? महान अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने, जिन्होंने अमेरिकी संविधान के निर्माण में महान भूमिका अदा की थी, कुछ निहायत वजनदार विचार प्रकट किए हैं जिनकी संविधान निर्माण करने वाले लोग कभी भी उपेक्षा वहन नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। एक स्थान पर उन्होंने कहा है, एक अधिकार युक्त बहुमत की इच्छा के द्वारा अपने को बांधने के लिए हम हर एक पीढ़ी को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के निवासियों को बांधना तो दूर, अपनी ही आने वाली पीढ़ियों तक को कोई भी नहीं बांध सकता। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है, जो लोग संस्थानों को जनता के लिए जन आस्था में चलाने के लिए लगे हुए हैं, उनमें नाहक रूप से कल्पित विचारों की वजह से यह विचार कि राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थानों को छुआ ही नहीं जा सकता था, छुआ ही नहीं जा सकता या संशोधित किया ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि उनको अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए भी नहीं हो सकता है। एक राजा के दुरुपयोगों के विरुद्ध शायद एक हितकारी प्रावधान हो, लेकिन स्वयं राष्ट्र के विरुद्ध यह सबसे वाहियात और मूर्खतापूर्ण विचार है। फिर भी हमारे कानूनविद और पुजारी पुरोहित आमतौर पर इस सिद्धांत की नसीहत देते रहते हैं और मानते हैं कि हमारी आज की पीढ़ी की अपेक्षा गुजरे समय की पिछली पीढ़ी
धरती को ज्यादा उन्मुक्त रूप से थामे हुए थी। गुजरी पीढ़ी को हमारे ऊपर ऐसे कानून थोपने का अधिकार था जो स्वयं हमारे द्वारा अपरिवर्तनीय हैं, और ठीक उसी तर्ज पर हम ऐसे कानून बना सकते हैं तथा भावी पीढ़ी पर ऐसे बोझ थोप सकते हैं जिनको बदलने का उन्हें कोई अधिकार न होगा। बहुत खूब। फिर तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि यह धरती जिंदा लोगों की नहीं बल्कि मर खप चुके भूतों की ही है। मैं स्वीकार करता हूं कि जेफरसन ने जो बात कही है वह सिर्फ सत्य ही नहीं बल्कि परम सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। अगर संविधान सभा जेफरसन द्वारा स्थापित सिद्धांत से हट गई होती तब तो निश्चित रूप से यह दोषारोपण तो क्या निंदा तक की पात्र होती। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या यह उस सिद्धांत से अलग हटकर गई? इसके बिल्कुल उल्टे, किसी भी व्यक्ति को संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान का बस परीक्षण मात्र ही करना होगा, जैसा कनाडा में किया गया। उस समय उस तरह जनता को संविधान संशोधन करने के अधिकार से वंचित ना करके, या जैसा अमेरिका अथवा ऑस्ट्रेलिया में किया गया, उस तरह संविधान संशोधन को असाधारण शर्तों की पूर्ति पर निर्भर न बनाकर संविधान सभा न केवल संविधान के ऊपर अंतिमता और अमोघता की मुहर लगाने से दूर रही, बल्कि उसने तो संविधान संशोधन के लिए एक सबसे अधिक सरल और सहज प्रक्रिया की ही व्यवस्था की है। संविधान के आलोचकों में से मैं किसी भी आलोचक को यह सिद्ध करने की चुनौती देता हूं कि जैसी परिस्थितियों में यह देश स्वयं को इस समय पा रहा है, वैसी परिस्थितियों में विश्व में कहीं भी किसी भी संविधान सभा ने संविधान संशोधन करने के लिए इतनी आसान और सहज प्रक्रिया की व्यवस्था की हो जितनी कि हमारी संविधान सभा ने की है। जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं, अगर वे वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संसद में अपने पक्ष में 2/3 बहुमत भी नहीं जुटा सकते, फिर तो संविधान से उनकी असंतुष्टि को आम जनता द्वारा सहमति और समर्थन प्राप्त हुआ हरगिज नहीं समझा जा सकता। तो यह संविधान सभा में बाबा साहब द्वारा दिए गए अभिभाषण का अंश अभी हमने वाचन किया। बात बहुत क्लियर साफ सी है। आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमें आपके विचारों की उत्कट प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए अनुमति दीजिए।